कि चुनाव आयोग इनका था। इन्होंने चुनाव आयोग के माध्यम से जितना बेईमानी करना था ये किए, इसलिए चुनाव आयोग को आप धन्यवाद दे रहे हैं कि चुनाव आयोग ने 70 से 75 सीटें काउंटिंग स्लो करके आपको लाने का काम किया, इसलिए आप उनको बधाई देते हो। आज आपको 2 बैसाखी की जरूरत पड़ रही है कि वो 2 बैसाखी आ जाओ, मैं अपना आतंक फिर से जमाऊं। अब जिसको प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए तो वो रुकने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरे साथ कांग्रेस की साध्वी कही जाने वाली मौजूद हैं और इन्होंने जिस तरीके से कई मुद्दों पर खुलकर के बात रखी है, जाहिर सी बात है कि इस वक्त चर्चा में बनी हुई। आइए इनसे समझते हैं कि आखिरकार इस समय जो चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस ढंग से विपक्ष सरकार बनाने को लेकर के लगातार हाथ पांव मार रहा है, क्या वाकई जो है इसमें कामयाबी मिल पाएगी? क्या आंकड़ों को जोड़ने का जो एक प्रयास चल रहा है? देखिए, मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग इनका था। इन्होंने चुनाव आयोग के माध्यम से जितना बेईमानी करना था ये किए। अगर ये बेईमानी ना करते, निपक्ष काउंटिंग होती तो इंडिया गठबंधन 350 सीट पार करता। ये सच्चाई है। लेकिन ये आज हमें क्या पूरे देश को दिखाई पड़ रहा है, जिस संविधान को लेकर के माननीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे आदरणीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी बार बार कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो सच्चाई आज देखिए, प्रधानमंत्री जी बार बार संविधान को अपने सर पे लगा रहे हैं। तो सच्चाई है, अगर पूर्ण बहुमत से बीजेपी सत्ता में आती तो संविधान को बार बार माथे से न लगाती। आज उसको भी गठबंधन की ज़रूरत है, उनको भी अलायंस की ज़रूरत है, तभी तो उनकी सत्ता बचेगी, तभी तो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। यही सच्चाई है। संविधान बचाने की लड़ाई आप तो जीत गए, लेकिन सरकार बनाने की लड़ाई कैसे जीती? देखिए, सरकार भी बनेगी। कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। जब उन्हें समझ में आएगा, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो आपको खुशी है सरकार बनवा दोगे। यही जो सांसद आप उनके पास लेकर खड़े हो, जन समर्थन दे रहे हो, 2 महीने बाद ये सांसद आपके भी नहीं होंगे। वो कर बल छल सब जानते हैं। वो वही सांसद अपने पाले में कर लेंगे। आपको जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे आपको फेंक दिया जाएगा। ये कहाँ भूल रहे हैं? इनको तो अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहिए। नीतीश बाबू को भी और चंद्र बाबू को, दोनों को भी अपनी दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और भारत की, देश की जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। नहीं तो इनको इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। नीतीश बाबू से आप सभी को उम्मीद थी, लेकिन वो तो नाराज़ चल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि ये सब जो है बेकार की बातें हैं। हम तो एनडीए गठबंधन में बने हुए हैं और बने रहेंगे। देखिए, नीतीश बाबू कब पलटी मारेंगे ये कोई नहीं जानता। उनका नाम ही है पलटू चाचा। वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो हम तो ये चाहते थे कि भारत का संविधान की रक्षा हो, भारत के संविधान पर कोई खतरा न हो। देश की जनता तुम्हारे तरफ निगाह लगा के देख रही है कि कब पलटोगे। अगर पलट जाओगे तो आपका सम्मान होगा, नहीं पलटोगे तो उन्हीं गद्दारों के लिस्ट में आपका भी नाम लिखा जाएगा। अच्छा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भी जो है इस जीत में दावे किए जा रहे कि उनकी इस यात्रा की वजह से ही कांग्रेस पार्टी जो है इस तरीके से फिर से जो है अपनी जीत को लेकर के लोगों के बीच जो है वो कहीं ना कहीं वही राजनीतिक ताकत जो है वो स्थापित कर पाई है। क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये बड़ी जीत आपको जो मिली है ख़ास तौर पर, इसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी का अगला प्लान क्या हो सकता है? आने वाले चुनाव को लेकर के क्या हो सकता है? क्या रहेगी? देखिए, हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी हमारे हम सब के दिल में बसते हैं और भारत देश की जनता के लीडर हैं, कण कण में और जन जन में उनका जो है जो देखने को मिला है आत्मविश्वास। राहुल गांधी की सब बहुत इज्जत करते हैं कि एक ही लीडर है जो राहुल गांधी है, जो हम लोगों को आपातकाल स्थिति से निकाल सकता है और देश में अमन भाईचारा ला सकता है। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, चाहे जो है भारत जोड़ो यात्रा हो, दोनों में उन्होंने उनका जो जनता के बीच में जो उनका जो है लगाव रहा, टेक्सचर रहा, तो जनता के दर्दों को जानने का काम किए और उनके दिलों का हल जानने का काम किया। लेकिन आज अगर मैं बार बार कह रही हूँ, अगर निपक्ष चुनाव होता तो आज तस्वीर कुछ होती और तकदीर भी कुछ होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी पहले भी जनता के बीच में थे, आज भी जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में ही रहेंगे। उन्होंने जो जो
अपने वादे जनता के बीच में वचन पत्र दिए थे। अगर हमारी सरकार बनती तो एक एक वादों को हम पूरा करने का काम करते, लेकिन क्या है कि हमारी जो सीटें कम आई हैं, इस वजह से फिर भी हम जनता के बीच में बने रहेंगे। शायद हमें मौका मिल जाए, अगर हमारे पास नीतीश बाबू लौट के आते हैं, चंद्रबाबू, तो हम जनता को हनन करने का काम नहीं करेंगे, जनता के विकास करने का काम करेंगे, उनसे किए हुए हर वादों को हम पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, आपने निष्पक्ष चुनाव की बात कही कि इस बार भी नहीं हुआ, तो क्या इस बार भी इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग को लेकर के जो सवाल उठाए जाते रहे हमेशा से विपक्षी पार्टियों के द्वारा, राहुल गांधी ने भी कई बार इस पूरे मामले को लेकर के अपने पक्ष को रखा है, क्या लगता है क्या इस बार भी चुनाव में वही स्थिति है? हालांकि आप इस बार जो है विपक्ष तो अच्छे भूमिका में नजर आ रहा है, सीटें ज़्यादा आई है, कांग्रेस की भी सीटें बढ़ करके आई है, तो फिर से एक बार यही आरोप क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर निष्पक्ष चुनाव चाहते तो बैलेट पेपर से चुनाव होने देते। वो तो जैसे ही रिजल्ट आया और अपने जो है संबोधन अपने वक्तव्य को करने अपने कार्यालय पहुंचे, तो पहला ही उन्होंने कहा मैं सबसे पहले चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं। इसलिए चुनाव आयोग को आप धन्यवाद दे रहे हैं कि चुनाव आयोग ने 70 से 75 सीटें काउंटिंग स्लो करके आपको लाने का काम किया, इसलिए आप उनको बधाई देते हो। हम तो अभी भी कहते हैं कि झोल है, इस झोल को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक अमन भाईचारा इस देश में कायम नहीं होगा, ये सच्चाई है। रामनगरी में जो हार हुई है भाजपा की, उसको लेकर के क्या कहेंगे, तो क्या वजह? यही तो आक्रोश था, यही आक्रोश के बारे में मैं कह रही हूँ कि जनता में इनके 10 साल के कार्यकालों को लेकर इतना आक्रोश था। आज जो है हमारे महिलाओं के साथ उन्हें नंगा करा के पूरे देश में घुमाया जा रहा है। युवा हमारे बेरोजगार होकर बैठे, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा। हमारे जो है जो किसान हैं उनको एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनका कर्जा नहीं माफ़ कर पा रहे हैं, और देश से 16 लाख करोड़ रुपया लेकर के पूंजीपति भाग जाते हैं, उस पर जो है कोई विचार नहीं होता। भारत की जनता को ये लोग भेड़ बकरी समझते हैं, उस तरह से इनके साथ पेश आ रहे हैं। यही आवाज़ माननीय श्री राहुल गांधी जी उठा रहे थे, उनके दर्दों को समझ रहे थे कि हमारी सरकार आती तो हम किसानों का कर्जा भी माफ़ करते और एमएसपी का भी लाभ देते और महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करते। किसानों की बात की आपने, फसल बीमा की बात की, एक सवाल ये रहेगा मेरा कि चंडीगढ़ में एयरपोर्ट पर जो कल घटना घटी है, कंगना रनौत को जिस तरीके से सीआईएसएफ के एक जो है कर्मचारी ने थप्पड़ मारा है, आपकी राय में क्या समझते हैं आप? क्योंकि वो कर्मचारी कह रही हैं कि ये वही है जिन्होंने ये कहा था कि 100 रुपया लेकर के महिलाएं जो है वो बॉर्डर पर बैठी हैं और ये सब बिकी हुई है, किसान आंदोलन कुछ नहीं है, ये मात्र एक तरीके का ढकोसला है। आपकी क्या राय है कल की घटना को? देखिए, कंगना रनौत भी पहले हमारा जब किसान आंदोलन हम कर रहे थे, हमारे पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे थे, 3 कृषि काले कानून को लेकर के लड़ रहे थे, तब भी यही कंगना रनौत कहते थे किसान आंदोलन में पाकिस्तानी है, खालिस्तानी आए हुए हैं और ये घुसपैठिया आए हुए हैं और इनको जो है यहाँ से भगाइए। तो आज एयरपोर्ट पे हमारे जो है किसान की ही बेटी थी जो कंगना रनौत को उसके इल्ज़ाम तक पहुंचाने का काम किया, उनको थप्पड़ नहीं, ऐसी बहुत सारी किसान की बेटी हैं, अगर बदतमीजी करेंगी तो एक नहीं हज़ारों थप्पड़ कंगना रनौत के गाल पे पड़ेगा। किसानों के प्रति नहीं बोल सकती, किसानों का बेटा जो है बॉर्डर पे सुरक्षा देता है और किसानों के बारे में कैसे बोल सकती है कंगना रनौत? कंगना रनौत चली जाए जनता के बीच में, किसानों के बीच में, तो उनको सबक सिखाने का काम हमारी देश की महिलाएं करेंगी, ये सच्चाई है। अच्छा, अमेठी वाली सीट को लेकर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अमेठी पर जिस तरीके से उस सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी, राहुल गांधी जी वहाँ से उतरने वाले थे लेकिन फिर बाद में उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का मन बनाया, तो अमेठी में जो स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा और जो प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया और उसमें लिखा कि राहुल गांधी जी के पीए ने जो है आपको हरा दिया, तो उस सीट पर क्या इस बार कांग्रेस की रणनीति रही कि नतीजे जो है इतने उलट आए? देखिए, हमारे जो केएल शर्मा बड़े भाई जी हैं वो जनता के बीच में करीबन
45 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे और अमेठी और रायबरेली की जनता की सेवा कर रहे थे। कोई ऐसा घर नहीं जिस घर के लिए केएल शर्मा भाई साहब वहाँ खड़े न हुए हो, लोगों की सहायता न की हो। तो सच्चाई यह थी कि हमारे कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता इसलिए स्मृति ईरानी को हराया कि कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो जान है, वो ताकत है। अभी भी समझ ले, ऐसे ऐसे अभी कार्यकर्ता हैं जहां मोदी के खिलाफ भी खड़ा कर दोगे तो भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हरा के आएगा, ऐसी जान है उसमें। अच्छा, एक दो सवाल आखिरी के रहेंगे। दक्ष चौधरी जो कि इस समय चर्चा का विषय है, जिन्होंने अयोध्या में जो अयोध्यावासी को लेकर के अपना बयान दिया है और वो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है, जिस तरीके से उन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल किया है अयोध्यावासियों के लिए कि वहाँ से भाजपा के प्रत्याशी को हराया गया और उन्होंने जो है बीजेपी जितना विकास करी है वहाँ पर उसका मान सम्मान नहीं रखा। तो आखिरकार दक्ष चौधरी जैसे लोग जो हैं वो लगातार कैसे पनप रहे हैं? कन्हैया कुमार को उन्होंने जिस तरीके से माला पहनाने के बहाने थप्पड़ मारा, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है और फिर उसके बाद इस तरीके का बयान देते हैं, कैसे देखिए ये फिजूल बयानबाजी है। रही अयोध्या की बात, तो अयोध्या में बिजनेसमैनों, जितने बिजनेसमैन हैं भारत के, उनको प्लॉट देने का काम किया और मंदिर को बिजनेस बना करके रख दिया गया। और राम अगर इनके होते तो अयोध्या से न हारते, अयोध्या से भी हारे, चित्रकूट से भी हारे, रामटेक से हारे और खाटू श्याम से हारे। जितने धार्मिक स्थल हैं राम ने इनको बख्शा कहाँ? ये तो राम का भी नाम नहीं ले रहे हैं, तो कह रहे जय जय जगन्नाथ। इसलिए अगर राम का नाम, राम के नाम, उड़ीसा वालों ने तो जिता दिया। राम के नाम उड़ीसा वाले, नवीन पटनायक के सत्ता परिवर्तित होना ही था, काफ़ी सालों से उनकी सरकार थी, लेकिन राम के नाम पे जो ये रोटी सेक रहे थे, राम की ही नगरी से इनको हराया गया। इनको सबक दिया गया कि धर्म के नाम से देश नहीं चलता, देश चलता है अर्थव्यवस्था से। देश में जो हमारी युवा भागीदारी है उनको रोजगार दीजिए, महिलाओं को न्याय दीजिए, किसानों का कर्जा माफ़ कीजिए। आप ये सब करने में सक्षम नहीं है। आज आपको 2 बैसाखी की ज़रूरत पड़ रही है कि वो 2 बैसाखी आ जाओ, मैं अपना आतंक फिर से जमाऊं। तो ये आतंक नहीं जमेगा, आज नहीं तो कल सरकार गिरेगी। और भारत की जनता को मैं जो है बता देना चाहती हूँ कि आप निराश मत होइए, आपका हक और अधिकार मिलेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। इसलिए पूर्ण बहुमत से हमारी जो है पार्टी पूर्ण बहुमत से नहीं है, अगर आएगी तो आपका। अच्छा, एक आखिरी सवाल इसी पर मैं ख़त्म करूँगा कि आखिरकार सरकार बनाने को लेकर क्या अब भी उम्मीद बची हुई है? देखो उम्मीद तो है ही। ये बैसाखी कब तक चलेगी? कभी तक बैसाखी चलने वाली नहीं है, कभी न कभी तो गिरेगी। नीतीश जी वापसी करेंगे? अरे नीतीश जी को तो आप जानते हैं कितनी बार चीफ मिनिस्टर का जो है रैंक लेकर के बैठे हैं। और अब जिसको प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए तो वो रुकने वाला नहीं है। थोड़ा सब्र करिए और ये नज़ारा कुछ और होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे साथ ही कांग्रेस के कद्दावर चेहरा है और जाहिर सी बात है कि हर मुद्दे पर जो है गंभीरता से इन्होंने बात रखी, खुलकर के बात रखी है। देखिए दर्शकों, इस समय चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके से एनडीए खेमा और इंडिया खेमा दोनों ही अपने अपने नेताओं को जो है अपने साथ जोड़े रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हालांकि जो है सरकार बनाने को लेकर के इंडिया अग्रसर है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन के कई बड़े चेहरों ने जो बयान दिया है और उस बयान के बाद अब भी जो मैंने अभी बात की उसमें भी इनका यही दावा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये 2 ऐसे प्रमुख चेहरे जो सत्ता के किंग मेकर बने हुए हैं, अगर इन्होंने ज़रा सी भी टस मस की तो जाहिर सी बात है कि जो सत्ता की कुर्सी है वो बदल जाएगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।